हेलो एवरीवन। नमस्ते। मैं दीक्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल सुभिक्षा में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वालिटी। जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इक्वालिटी, क्योंकि हमारा इक्वालिटी ही टॉपिक कंटिन्यू होने वाला है, क्योंकि अभी तक पूरा वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, इसीलिए। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? मीनिंग ऑफ इक्वालिटी, डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी, और सम इम्पॉर्टेंट थ्योरीज अबाउट इक्वालिटी, राइट। कुछ जो इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनके थ्रू क्या इक्वालिटी के बारे में बोला गया है, क्या डेफिनेशंस है उनके, क्या थ्योरीज उन्होंने बताए हैं, वो हमने जाना है, राइट। तो इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं? इस वीडियो में हम डायमेंशंस का पता लगाने वाले हैं कि डायमेंशन ऑफ इक्वालिटीज क्या है। डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी क्या है ये हम जानने वाले हैं। लेकिन लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों में से किसी को भी लगता है कि ये वीडियो आपके किसी भी फ्रेंड या फिर किसी भी फैमिली मेंबर के लिए ये हेल्पफुल है, तो आप प्लीज उनके साथ ये वीडियो जो है शेयर करिए। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट या कैंडिडेट अगर वो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर वो यूजी पीजी में है, या फिर वो किसी भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो जो है उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, राइट। क्योंकि ये सारा, और जो भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर, अगर पॉलिटिकल थ्योरी को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल थ्योरी में ये सारे टॉपिक्स जो है काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो प्लीज उन तक ये उन उन तक ये मैसेज पहुंचाइए, उनसे ये शेयर करिए ये वीडियो, या उनसे लिंक शेयर करिए मैसेज के थ्रू। ये उनके लिए काफी अच्छा और बेनिफिट वाला वीडियो है। ओके, थैंक यू सो मच। एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, इक्वालिटी और डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस। तो क्या है डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी, राइट। डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी का मतलब क्या है कि इक्वालिटी के क्या आयाम है, किन बेसिस पे हम इक्वालिटी बनाते हैं। ठीक है, इक्वालिटी बनाते हैं, समानता बनाने का मतलब है कि समानता के लिए कानूनों का निर्माण करना, रूल्स रेगुलेशन बनाना, सर्कुलेशन बनाना, बिल बनाना, उनको एक्ट में कन्वर्ट करना, या कुछ समानताओं के जो नियम है, कानून है, पहले बन चुके हैं लेकिन अब उन एक्ट में अमेंडमेंट्स करना। तो किस तरीके से हम उनको क्लासिफाइड करते हैं, किस तरीके से हम उनको नापते तौलते हैं, किस तरीके से हम ये समझते हैं कि कैसे जो है इक्वालिटी जो है वो सबको एकदम इक्वली बैलेंस्ड वे में मिलना चाहिए। ठीक है, तो कुछ तो उनके कैटेगराइज उनको किया जाएगा, इक्वालिटी को कैटेगराइज किया जाए, उसके लिए कुछ तो हमारे पास ये होने चाहिए ना, कैटेगरीज होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन के लिए कुछ डिफरेंट फॉर्म्स हमारे पास होने चाहिए, रूप हमारे पास होने चाहिए। या हाँ, यही कि स्टेटस मैंने बोला है कि कितने कैटेगरी में हम उनको बांट सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो हमारे पास ऐसे फॉर्म्स जो है वो है कि कितने फॉर्म्स में हम इक्वालिटी को डिवाइड कर सकते हैं या उनके डायमेंशंस बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने चार डायमेंशंस के बारे में बात किया है। इस वीडियो में हम दो डायमेंशंस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, डेफ्टली पढ़ने वाले हैं। लीगल इक्वालिटी और पॉलिटिकल इक्वालिटी। पूरे वीडियो में हम चार टॉपिक्स को, चार डायमेंशंस को कंप्लीट करेंगे: लीगल, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि राइट टू इक्वालिटी क्या होता है। क्योंकि हम सभी को पता है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारे आर्टिकल्स और क्लॉजेस पढ़ने पड़ते हैं, राइट। तो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 जो है, आर्टिकल 14 टू 18 जो है, वो सिर्फ इक्वालिटी के बारे में बात करता है। वो सिर्फ अलग अलग इक्वालिटी को कहाँ किस स्टेटस में, कहाँ किस कैटेगरी में, कहाँ किस फॉर्म में, कहाँ किस वे से इक्वालिटी को डिफाइन किया गया है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 से 18 में उतना ही बताया गया है। तो हम वो भी पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम लीगल इक्वालिटी और पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में जानने वाले हैं।
ओके, सो हमारे पास यहाँ बगल में हम लोग देख रहे हैं राइट ऑफ इक्वालिटी हमारी क्या क्या है, राइट। तो इस वीडियो में हम वैसे डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी क्या क्या है पहले तो ये जानेंगे हम। तो लीगल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो यहाँ पे सबको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई लीगल इक्वालिटी क्या है और पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है, क्योंकि जो भी चीज लीगल होता है उसको हम पॉलिटिकल से कनेक्ट कर देते हैं, पॉलिटिक्स से जोड़ देते हैं, ठीक है। हम पॉलिटिक्स से जोड़ देते हैं जो भी चीज लीगल है, अगर वो एक्ट बन रहा है, अगर वो बिल है, या अगर कुछ स्कीम्स आ रही हैं, कुछ पॉलिसीज आ रही हैं, तो हम हमारा ये सोचने का वे हो गया है कि वो चीज पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। तो लीगल अलग चीज है, पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल जो है वो डिफरेंट थिंग है, ठीक है। ये दोनों इक्वल नहीं है। लीगल में हम लॉज के बारे में बात करेंगे, रूल्स के बारे में बात करेंगे, और पॉलिटिकल में हम पार्टीज के बारे में बात करेंगे। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो भी और भी पार्टीज जो काम करती हैं, या पार्टीज के लोगों के पास क्या राइट्स है और आम लोगों के पास क्या राइट्स हैं, क्या कुछ अंतर है इक्वालिटी में, उनके इक्वाल उनका जो उनके पास जो राइट्स है क्या वो कॉमन पर्सन के, कॉमन मैन के राइट्स से अलग है। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी में हम वो जानने वाले हैं कि जो सरकार के वॉलंटियर्स हैं, क्या उनके पास हमारे से हमसे हम जो आम इंसान हैं उनसे ज्यादा हमारे पास इक्वालिटी है या उनके पास ज्यादा इक्वालिटी है। यानी कि इक्वालिटी कहने का मतलब क्या है, राइट्स उनके पास, दे हैव मोर राइट्स, ऐसा है क्या, और या वी हैव मोर राइट्स। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी में हम वो जानने वाले हैं, और लीगल इक्वालिटी में हम जानने वाले हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। जो भी या कोर्ट जो है, जुडिशियरी जो है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कभी कभी क्या करता है, हमारे इक्वालिटी के लिए आवाज उठाता है। अगर उसे ऐसा लगता है कि आम इंसान के इक्वालिटी के साथ, राइट्स के साथ कुछ छेड़छाड़ हो रहा है, तो वो उसमें क्या करते हैं, इंटरप्ट करते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है और वो बोलते हैं, राइट। तो हम लीगैलिटीज के बारे में बात करेंगे कि लीगल इक्वालिटी क्या है। तो कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लीगल इक्वालिटी और पॉलिटिकल इक्वालिटी सेम है, नहीं। लीगल इक्वालिटी आर डिफरेंट, पॉलिटिकल इक्वालिटी आर completely, both are different to each other, both are completely different to each other, okay। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। अब यहाँ पे जस्ट वी टेक अ शॉर्ट ग्लिम्स, ओके, कि हमारे क्या क्या राइट है, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी हमारा क्या है, जस्ट टेक अ शॉर्ट ग्लिम्स, ठीक है। क्या है, तो राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार हमारा है। राइट टू फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, हम किसी भी काम को कर सकते हैं, हम किसी भी प्रोफेशन को ले सकते हैं, प्रोफेशन किसी भी प्रोफेशन को ले सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग, इस चीज की हमारी समानता है तो कोई डॉक्टर, इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स या लाइक आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, और कुछ जो है वो गुंडे बदमाश भी बन जाते हैं, क्रिमिनल्स भी बन जाते हैं, क्योंकि हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। हम किसी भी तरह के क्या कर सकते हैं, संगठन का निर्माण कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लाइक एनजीओ जिसको हम बोलते हैं। फुल फॉर्म सबको याद नहीं रहता, लेकिन या ये भी नहीं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सबको नहीं मालूम होता, पर एवरीवन नोज अबाउट द व्हाट, एनजीओज। तो एनजीओज को क्या है, क्यों हम एनजीओज को हम सुनते हैं कि कोई भी अगर जो जो बहुत ज्यादा रिच लोग हैं वो चैरिटीज कंडक्ट करवाते हैं, या फिर एनजीओज बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, स्टैब्लिश करते हैं, राइट। तो क्यों करते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान को उसको बनाने का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करने का, यूनियन को बिल्डअप करने का क्या है, अधिकार है, इसीलिए वो बना सकते हैं, ये फ्रीडम है हमारे यहाँ, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि पढ़ने का अधिकार है, हमारे जो कल्चर्स हैं, हमारे जो कस्टम्स हैं, लेकिन हाँ,
तो कस्टम्स की बात करें तो हमें पता है कि जो कस्टम्स हमारे सोसाइटी के लिए हार्मफुल रहा है, लाइक बात कर सकते हैं बाल विवाह, इसके लिए ये रोक दिया गया। सती प्रथा, इसको रोक दिया गया। अम, और भी बहुत सारे कस्टम्स थे जिन पे क्या कर दिया गया, वो बैन हो गए, क्योंकि ये जो कस्टम्स थे, ये जो रिचुअल्स हम मानते थे, हमारी जो पुरानी विचारधारा विचारधारा थी, उसकी वजह से क्या हो रहा था कि लोग एक्सप्लॉइट हो रहे थे बेवजह। इसीलिए उन सारे कल्चरल एक्टिविटी को, जो कि था नहीं, लोगों ने अपने परसेप्शन से उसको जन्म दे दिया था, राइट। तो उन चीजों को क्या होने लगा कि समय के साथ उसमें बदलाव होने लगे, लेकिन हमारे पास अभी भी उन सारे चीजों को के लिए क्या है, अथॉरिटी है, हमें फ्रीडम है, हमें वी हैव राइट, राइट। लेकिन हम अगर किसी भी हमारे कल्चरल एक्टिविटी से, हमारे संस्कृति से, हमारे धर्म से, किसी भी अगर हम ऐसी मान्यताओं को मान लेते हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है, तो फिर उसको सरकार के द्वारा, या जो भी हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, अगर वो मोनार्की रूल है तो भी, डिक्टेटरशिप है तो भी, और डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, फिर भी उसको बैन कर दिया जाएगा, राइट। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष भी इसे कह सकते हैं। सेक्युलरिज्म की अगर बात करें तो ये यही बताती है कि यहाँ पे आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप अपने ही फ्रीडम में रह के वो सब कर सकते हैं। अगर किसी को भी अपने धर्म परिवर्तन करने की इच्छा है तो वो उसके लिए फ्री है, आप किसी को भी सप्रेस करके, उस पर प्रेशर बना के उसका धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। ऑलराइट, देन राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी कि अगर हम किसी भी सरकार के निर्णयों से, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से, या फिर किसी और वजह से, आए दिन क्या होता है, रेप होते हो रहे हैं, लाइक चोरी बदमाशी बहुत ज्यादा हो रही है, या फिर बहुत गलत सारे किसी भी एक पर्टिकुलर सोसाइटी के एक पर्टिकुलर कैटेगरी को लगता है, या फिर जो इकोनॉमिकली स्टेटस से जो डिसेबल हैं, जो कमजोर हैं, उनको ऐसा कुछ फील हो, या कोई ऐसा आदेश निर्देश कुछ भी सामने आ जाए और उससे आम जनता आक्रोशित हो जाए, उन्हें वो पसंद नहीं, हम उसको नहीं अपनाना चाहते, तो क्या कर सकते हैं कि हम अपनी बात को रखने के लिए मूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी बात को रख सकते हैं और उसके लिए आंदोलन भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी हमारी बात को सुना जाएगा, हम अपनी बात को बिना किसी फेवर या फेयर के कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, राइट टू लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी, और हमारे पर्सनल लिबर्टी के लिए भी हमारे पास क्या है, राइट है कि हम अपनी जो हमारे पर्सनल चीज है उसमें हम अपने करने के लिए स्वच्छंद है। इसके लिए किसी के लिए किसी से हमें राय परामर्श लेने की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी से पूछने की हमें जरूरत नहीं है, लाइक दैट। यानी कि हमारे घर में क्या चल रहा है, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके लिए डिसीजन लेने के लिए हम क्या है, स्वच्छंद है, ठीक है। हमें किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारे लाइफ में ये चल रहा है तो हम इसके लिए क्या करना चाहिए, और उसके लिए हमें किसी लीगैलिटीज के थ्रू सिग्नेचर चाहिए या फिर कोई एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, नो। वो हमारा पर्सनल लाइफ है, हम अपने पर्सनल लाइफ को किस वे में ले जाना चाहते हैं, वी हैव राइट फॉर दैट, ठीक है। तो सारे चीज हो गए यहाँ पे, सब कुछ हमने जान लिया कि राइट टू इक्वालिटी में क्या क्या चीजें हैं जो हमें मिली हुई हैं, ठीक है। और यहाँ डायमेंशंस क्या क्या है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि क्या क्या है। तो लीगल इक्वालिटी है, पॉलिटिकल इक्वालिटी है, सोशल इक्वालिटी है, एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी है, ओके। देन यस, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, सबसे पहला हमारा आता है लीगल इक्वालिटी। क्या आता है, लीगल इक्वालिटी आता है सबसे पहले हमारा। तो लीगल इक्वालिटी क्या कहता है वो भी सुन लेते हैं। तो लीगल इक्वालिटी इज अ प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट ईच पर्सन मस्ट रिसीव इक्वल ट्रीटमेंट अंडर द लॉ। जो लीगल इक्वालिटी है वो ये बात करती है, जो कानूनी तौर पे मिली हुई हमारी इक्वालिटी है। लीगल इक्वालिटी मतलब जो कि कानून के द्वारा क्या है, प्रमाणित है, कह सकते हैं, ठीक है। या कानूनी समानता भी उसको कह सकते हैं, क्योंकि ये लीगल इक्वालिटी है। लीगल मतलब क्या होता है, कानूनी,
जो हम रूल्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, राइट। तो उसके अंतर्गत क्या होता है, वो उसका एक सिद्धांत है, उसका एक प्रिंसिपल है जो कि ये मानता है कि जो भी सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, जो सोशल पर्सन हैं, उनको इक्वल राइट मिलना चाहिए। वो लॉ के अंदर लीगली, लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाए गए हो, चाहे वो जुडिशियरी के थ्रू बनाए गए हो, जिस भी तरीके से बनाए गए उस देश के, उस स्टेट के रूल्स रेगुलेशन हैं, लॉज हैं, सर्कुलर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको इक्वली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वो इक्वली ट्रीटेड होना चाहिए। डजेंट मैटर कि वो डिजेबल है किसी भी तरीके से, वो फिजिकल डिजेबल है, वो मेंटली डिजेबल है, वो इकोनॉमिकली डिजेबल है, डजेंट मैटर, वो इक्वली ही ट्रीटेड होना चाहिए। किसी भी लॉ के अंदर किसी भी लीगैलिटीज, किसी भी कानूनी प्रक्रिया के द्वारा वो लीगली ही ट्रीटेड होगा। इससे मतलब नहीं है कि उसका जेंडर क्या है, इससे मतलब नहीं है कि उसको किस भाषा की नॉलेज है, ज्ञान है, वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है, या वो अनपढ़ है, वो किसी बड़े कंपनी में काम करने वाला है, या वो राजनेता है, या अभिनेता है, या एक भिखारी है, डजेंट मैटर। लीगल इक्वालिटी का ये प्रिंसिपल है कि जितने भी लोग उस स्टेट, उस कंट्री के अंडर, उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, लीगैलिटीज के अंदर आते हैं, वो इक्वली ट्रीटेड होने चाहिए। गॉट इट? देन अब लीगल इक्वालिटी के बारे में हमारे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर हैं, रूसो, सबने उनके बारे में पढ़ा है, हमने आगे भी लिबर्टी में भी रूसो के बारे में पढ़ा था। उन्होंने सिद्धांत दिए हैं, उनकी थ्योरीज हैं, हमारे पास आइडियोलॉजीज हैं उनकी बहुत सारी, राइट। तो लीगल इक्वालिटी पे उनका क्या कहना है वो हमें पढ़ना है। तो रूसो क्या कहते हैं अपने थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में? हम लोगों को पता है कि रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी है वो बहुत ही शानदार है। उन्होंने बहुत ऐसी चीज उस समय में ही लिख दी थी जो कि आज से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। उनको शायद, उन्होंने जो अपनी रिसर्च की थी, जो थेसिस की थी, उनका जो विजुअलाइजेशन था वो काफी परफेक्ट था, राइट। वो जानते थे कि क्या क्या समाज में हो सकता है, किस तरीके की गतिविधियां जो है, वो प्रोसेस जो है, जो आज चल रही है, और उसी से कनेक्ट करके उन्होंने आगे के भी बारे में अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया है, ठीक है, रिलेट करते हुए। तो उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये बताया था कि लीगल इक्वालिटी एक ऐसा एक्सटेंशन है जो कि हर सिटीजन को मिलना चाहिए, ठीक है, जो कि हर सिटीजन को मिलना चाहिए, इक्वली मिलना चाहिए, क्योंकि ये प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है सिविल सोसाइटी का, ठीक है। जब हमने लिबर्टी में रूसो के बारे में पढ़ा था, तो रूसो ने किस बारे में बात की थी? सिविल लिबर्टी के बारे में बात की थी। क्यों बात की थी उन्होंने सिविल लिबर्टी के बारे में? क्यों उन्होंने जनरल विल दिया था, या सिविल विल भी बोल सकते हैं? क्योंकि वो एक क्या चाहते थे, सिविल सोसाइटी को बिल्डअप करना चाहते थे, एक भद्र समाज को बनाना चाहते थे। सिविलियंस क्या होते हैं? सिविलियंस का मतलब क्या है? जो जेंटल पर्सन्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, एक भद्र समाज है जिसको सब कुछ मिला हुआ है इक्वली। कोई किसी से जात पात को लेके, जेंडर्स, वो महिला है, वो पुरुष है, इससे लेके वो किस जाति का है, वो किस धर्म को मानता है, वो किस इकोनॉमिक स्टेटस से जुड़ा हुआ है, उनके लिए वो मायने नहीं रखता था। उनके लिए ये मायने रखता था, लिबर्टी में उन्होंने ये माना था, इक्वालिटी में भी उन्होंने ये कहा है, ये बात मानी है कि सबसे पहले इंसान जो है वो क्या होना चाहिए, उसको सिविल राइट्स मिलने चाहिए। अगर वो उसकी जन्म हुई है तो वो जन्म के साथ ही अपने अधिकारों के साथ ही पैदा होता है, राइट, उनके पास। ये बात किसका और किसका कहना था? ये बात लॉक का भी कहना था। लॉक भी ऐसा मानते थे कि सेल्फ फ्रीडम सबके पास है। और रूसो ने भी अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा है कि सभी, लीगल इक्वालिटी वही होनी चाहिए जो कि सारे सिटीजन्स को एक समान मिले, और यही प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? सिविल सोसाइटी का, ठीक है। तो लीगल इक्वालिटी के बारे में हम समझ गए कि लीगल इक्वालिटी क्या है। कानूनी जो समानता है वो क्या है कि कानून सबको एक तराजू पे ही तौलता है। इससे मतलब नहीं कि वो फिजिकली डिजेबल है, वो पागल है, वो पढ़ा लिखा है, वो बेवकूफ है, वो अमीर है या गरीब है।
क्या है, उससे कानूनी समानता को कोई लेना देना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी राइट्स बने हैं वो सबके लिए समान बने हैं, राइट। सबको अधिकार है सब कुछ करने का। अब बात करते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में। पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है? ठीक है, लीगल तो हम समझ गए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था आपको कि लीगल और पॉलिटिकल बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर, कंप्लीटली डिफरेंट टू ईच अदर। ओके, तो लीगल तो हमने जान ली कि क्या क्या आता है लीगल में भाई। अब हमको पॉलिटिकल के बारे में जानना है कि पॉलिटिकल क्या कहती है। ओके, तो political equality is the quality of society whose voluntary members are equal of standing in the terms of political power or influence। कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी, मैंने तभी आपको पहले में ही बताया था कि उसके वॉलंटियर्स जो हैं, या यानी राजनेता, ठीक है, जिनके द्वारा ये गवर्नमेंट बनाई जाती है, सरकार खड़ी की जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं? इलेक्शंस लड़ते हैं हमारे सामने में। हम लोगों को पता है कि हमारे यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी के कितने पार्ट हैं, हम लोग सभी जानते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी? ये क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जा सकता है आप लोगों से, और ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। Whenever we discuss about the democracy, whenever we discuss about the political parties, whenever we discuss about the political equality, whenever we talk about the politics and related to political science, this question asked by anyone, your teacher, professor, in your examination also, that how many types of democracy. So we have to know about that, like that how many types of democracy. There are two types of democracy. One is what? Direct democracy, and another one is indirect democracy, right? पहला क्या है? पहला है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो हमारे यहाँ इन दो तरीकों से क्या होता है? चुनाव होता है, राइट। हमारे यहाँ बहुत सारी नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है। आज का आपका क्वेश्चन यहीं पे होने वाला है कि हाउ मेनी नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। ओके, आपका नेक्स्ट वीडियो का जो क्वेश्चन होगा, ये आपके इस वीडियो का क्वेश्चन है, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन रिमेंबर दैट, लाइक हाउ मेनी नेशनल एंड रीजनल पार्टीज इन इंडिया। ओके, सो आपको इसका आंसर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताना है, ठीक है। अदरवाइज मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। और लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था वो इस वीडियो में लास्ट में एंड ऑफ द सेशन हम लोग डिस्कस करने वाला है, राइट। चलो आप करते हैं क्या? तो हाँ, तो हमने अभी जान लिया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ। तो डायरेक्ट क्या होता है? जिसमें कि आम जनता वोटिंग करती है, जैसे लोकसभा इलेक्शंस हैं, विधानसभा इलेक्शंस हैं, ठीक है। तो हम लोग प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये प्रोसेस जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर आता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, ठीक है। उनको हम वोट नहीं दे सकते, हमारे द्वारा चुने गए जो नेता है वो उनको वोट देके राज्यसभा का सदस्य बनाएंगे, ठीक है। और प्रेसिडेंट भी जो है वो भी इनडायरेक्टली वोटिंग के थ्रू जो है वो क्या किए जाते हैं? इनडायरेक्टली वोटिंग के द्वारा वो चुने जाते हैं। यानी कि हमारे द्वारा बनाए गए जो सदस्य हैं पार्लियामेंट के, वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं, वो प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ यानी कि वोट्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स या मेजोरिटी लेके आते हैं, वो प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों का ये कंफ्यूजन, ये आगे इस बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडिया में क्या गवर्नमेंट प्रोसेस है उसके बारे में हम डेफिनेटली पढ़ेंगे। लेकिन जस्ट फॉर सम नॉलेज ये जानना जरूरी है कि डेमोक्रेसी के कितने पार्ट्स हैं और उसका उपयोग हम किस तरीके से करते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। तो यही बात पॉलिटिकल, जब भी हम पॉलिटिकल के बारे में पढ़ते हैं तो वो चीज सामने आती है। तो जब इलेक्शंस होते हैं तो क्या होता है? पार्टीज होती है, पार्टीज के वॉलंटियर्स होते हैं, ठीक है।
जो पार्टीज के लिए कैंपेनिंग करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, अलग अलग मैनिफेस्टो निकालते हैं, अलग अलग कोट, ये क्या बोल सकते हैं, अलग अलग तरीके से प्रचार करते हैं, अलग अलग वादे करते हैं, प्रॉमिसेस करते हैं कि उनकी सरकार आएगी तो वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, बिजली ला देंगे, पानी ला देंगे, सड़क बनवा देंगे, मेनी मोर, राइट। तो उनके पास कितनी, तो पॉलिटिकल इक्वालिटी में हमको वही जानना है कि क्या वो हमसे अलग है, राइट, क्या वो हमसे अलग है। दे हैव मोर राइट्स, राइट, दे हैव मोर राइट्स, ऐसा है क्या, दे हैव और नॉट, राइट, हमें ये जानना है। तो नो, अगर वो सत्ता में आ जाते हैं, अगर वो पार्टी में आ जाते हैं, पार्टी कहेंगे, उनकी पार्टी जो है वो अगर सत्ता में आ जाती है, वो गवर्न करने लगती है, उनकी सरकार बन जाती है, सो वी कैन से दैट दे हैव पावर, बिकॉज ऐसा पॉसिबल है ना, ऐसा तो संभव है, ऐसा तो एकदम डेफिनेटली होने वाला है कि जो भी पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े वॉलंटियर्स हैं, हम कह सकते हैं, वो क्या है, उनको पार्टी, अगर सरकार, उस पार्टी की सरकार बनती है तो दे हैव मिनिस्ट्रीज, like foreign ministry, finance ministry, HRM ministry, different lots of ministries in our government, right। तो उनको मिलने वाला है, तो उनके पास पावर्स ज्यादा है, they have पावर्स, मोर पावर्स, राइट। बट ऐसा नहीं है कि उनकी इक्वालिटी, उनकी राइट्स जो है वो हमसे ज्यादा उनके पास हो जाती है, नहीं। वोट हमको भी देना है, वोट उन्हें भी देना है, ठीक है। हम भी पढ़ सकते हैं, वो भी पढ़ेंगे, उनको भी पढ़ना है। हमको अपने पर्सनल लाइफ के लिए लिबर्टी है, उनको भी अपने पर्सनल लाइफ के लिए, उनकी भी पर्सनल लाइफ की लिबर्टी है उनके पास। हम जो करना चाहे हम भी कर सकते हैं, वो भी जो करना चाहे वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उनके पास इतना ही है कि उनके पास हमसे ज्यादा पॉलिटिकल पावर है, और वो इन्फ्लुएंसर्स हैं। जैसे आए दिन यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं, बहुत लोग एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कुछ बिजनेस इन्फ्लुएंसर होते हैं, कुछ हम ऐसे बन जाते हैं जो साइकोलॉजिकली, they don't have they don't do any psychiatrist courses and anything else, but वो अपने बातों से, अपने आइडियोलॉजी से लोगों के जो कंसेप्ट्स हैं, जो उनके मनोविज्ञान, मतलब जो वो मेंटली जो चीज फील कर रहे हैं, इफ वी डिप्रेस, तो हम क्या करते हैं, यूट्यूब में सर्च करना शुरू करते हैं कि अरे कितने सारे साइकोलॉजिकल बात करने वाले लोग हैं। क्योंकि अगर हम डिप्रेस्ड हैं और अगर उनकी बातों को हम सुनना शुरू करें तो क्या करने लगते हैं, हमारा ऐसा साइकोलॉजी है भाई कि हम उनसे खुद को कनेक्ट करना शुरू करने लगते हैं, राइट। तो वैसे ही वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, उनसे लोग इन्फ्लुएंस्ड होना शुरू हो जाते हैं, और ज्यादा ही इन्फ्लुएंस हो गए तो अगले नेता बनने का ख्वाब वही देखने लगते हैं, हम कह सकते हैं। और ये कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल बनना चाहिए। तो वो, उनके पास पावर है, या ये कह सकते हैं वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी बातों से, अपनी कैंपेनिंग से, अपने फेक प्रोमिसेस से, या हो सकता है राइट प्रोमिसेस भी कभी कभी कर रहे हो। क्योंकि अभी जो आए दिन हमारी गवर्नमेंट है, दे डू लॉट्स ऑफ वर्क, राइट। तो हम कह सकते हैं कि दे डिडंट प्रॉमिस, दे डिडंट फेक प्रोमिसेस, राइट। सो ओके, तो ऐसा है कि उनके पास पावर्स ज्यादा हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की उनके पास ज्यादा क्षमता है, हमारे से ज्यादा है, तो हम ये चीज मान सकते हैं। बट हाँ, दे डोंट हैव मोर देन राइट फ्रॉम अस, ठीक है। उनके पास भी उतने ही राइट्स हैं जितने कि हमारे पास, ठीक है। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब समझ में आ गया, इतना ही समझना था कि उनके उनके राइट्स हमारे से ज्यादा हैं या कम, ठीक है। तो वही है। अब बात करते हैं कि पॉलिटिकल इक्वालिटी कंसिस्ट क्या क्या करता है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द पीपल, सबको लोकतांत्रिक अधिकार मिलने चाहिए, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज हैं वो सबके लिए हैं। ऐसा नहीं है कि आम लोगों के लिए है और पॉलिटिशियंस के लिए, पार्टी मेंबर्स के लिए, या जो मिनिस्टर्स हैं उनके लिए नहीं है, नो, ऐसा नहीं है, सबके लिए। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ फ्रेंचाइजी और यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, और ये भी बोलते हैं। तो ये दोनों जो है
कभी कहीं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ फ्रेंचाइजी बोलते हैं, कहीं कहीं यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी बोलते हैं, और कहीं कहीं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं। अडल्ट इसलिए क्योंकि 18 साल के बाद हमारे ऊपर ये ठप्पा लग जाता है कि दैट वी आर अडल्ट्स। ओके, तो समटाइम्स और सम प्लेसेस पीपल्स आर यूजिंग दैट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। ओके, ये हम सुनते हैं, ठीक है। तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शंस अगर ऐसा कुछ भी आए तो अगर ये चीज ध्यान में रखता है, यही आ सकता है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी में क्या क्या कैटेगराइज है, जस्ट टिक मार्क, ठीक है। तो उसमें ये आ सकता है, तो अगर कुछ भी लिखा रहे यूनिवर्सलाइजेशन फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, डोंट बी कंफ्यूज। तीनों जो वर्ड्स हैं तीनों सिमिलर हैं, बोलने का जो वे है वो डिफरेंट, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इक्वल फ्रीडम टू होल्ड एंड एक्सप्रेस द पॉलिटिकल ओपिनियन विदाउट फियर और फेवर। ठीक है, क्या है कि हमको इक्वल आजादी है किसी भी पॉइंट को पकड़ने का, किसी भी पॉलिटिकल थिंग पे ओपिनियन देने का, ठीक है। इसमें चाहे वो सरकार के द्वारा बनाया गया कोई बिल हो, वो एक्ट में कन्वर्ट हो रहा, तो वो सही है या गलत इसके बारे में हम बोल सकते हैं। अगर उस सरकार के द्वारा कोई कदम लिया जा रहा हो, सिर्फ बिल और एक्ट की ही बात नहीं होती है ना, कोई स्कीम्स आ रहे हो, या कहीं देश विदेश में कुछ चल रहा हो, या कोई ट्रेड के बारे में कोई न्यूज फैली हो, तो या we are free to discuss about it or give some suggestions, give some advice. We are completely free for that, ठीक है। हाँ, एक चीज और, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ फ्रेंचाइजी या यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी या यूनिवर्स अडल्ट फ्रेंचाइजी होता क्या है, जहां पे महिलाओं और पुरुष को समान अधिकार हो वोट देने का, ठीक है। जहां पे महिला और पुरुष दोनों वोट देने के लिए क्या है, अधिकृत हैं, उनके अधिकार में वोट देना है, दैट कंट्री वुड बी कॉल्ड व्हाट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ फ्रेंचाइजी और यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, ठीक है। गॉट इट, अब तो समझ में आ गया कि पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है। ये तो हमने कॉमनली जान लिया कि पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है। अब हमको जानना है कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स के थ्रू कि वो क्या सोचते हैं, उनके क्या ओपिनियंस है पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में, ठीक है। यस, तो फर्स्ट जो थिंकर है वो है रॉबर्ट डाल। क्या है, रॉबर्ट डाल। अब ये रॉबर्ट डाल थे कौन, पहले तो ये जानना जरूरी है ना, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है उन्होंने क्या भी थ्योरी दी है उससे हमें क्या ही लेना देना, तो इसीलिए पहले तो उनके बारे में ही जानना जरूरी है, फिर उनके बाद थ्योरी के बारे में बाद में जानेंगे, ठीक है। पहले उनके बारे में जान लेते हैं। तो रॉबर्ट एलन डाल, उनका पूरा नाम क्या है, रॉबर्ट एलन डाल, ठीक है। उनका जन्म कब हुआ, तो December 17, 1915, और उनकी मृत्यु कब हुई, February 5, 2014, ठीक है। यानी कि 3 दिन पिछले, आज कितने, आज 19 है ना, एक दिन पहले उनका जन्मदिन जो है वो बीत चुका है, ठीक है। उनका बर्थडे या उनकी जयंती बोल सकते हैं, अभी इसी महीने में खत्म हुआ है, बीता है एक दिन पहले, ठीक है। तो रॉबर्ट डाल जो है वो कौन थे, सो ही वॉज एन अमेरिकन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एंड स्टेर्लिंग प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एट येले यूनिवर्सिटी, ठीक है। कौन थे, तो एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, एक राजनीतिक सिद्धांत विचारक बोल सकते हैं, थिंकर थे, थ्योरिस्ट थे, सिद्धांतक थे, ठीक है। अमेरिकन थे तो इसीलिए उनके नाम के बाद अमेरिकन लगा हुआ है, कि वो अमेरिकी एक राजनीतिक विचारक थे, राइट। और एक पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी थे येले यूनिवर्सिटी में, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे येले यूनिवर्सिटी में, यानी कि इनका इनके जो रूट्स हैं वो पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इन्होंने कौन सी इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, तो वैसे बुक तो काफी लिखी है, लेकिन इनकी ये बुक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी इन द यूनाइटेड स्टेट, और ये उन्होंने कब लिखी है, 1967। वन मोर थिंग, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, इस वीडियो में भी कह रही हूँ कि जो भी टाइमलाइंस आपके स्क्रीन पे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज नोट इट,
और रिमेम्बर इट, क्योंकि टाइमलाइंस जो है वो पॉलिटिकल साइंस में सबसे, हिस्ट्री और पॉल साइंस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, हिस्ट्री में बहुत, पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा कम, लेकिन पूछे तो जाते ही हैं टाइमलाइंस, क्योंकि लोगों को इजीली याद नहीं होता है, इसीलिए एग्जामिनर जो है सबसे पहले टाइमलाइंस को ही सेट करता है क्वेश्चन में, तो इसीलिए बी अवेयर फॉर दैट। यस, अब इनकी थ्योरी क्या थी पॉलिटिकल इक्वालिटी पे, रॉबर्ट डाल की, रॉबर्ट डाल्स थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। ओके, so he believes that only a democratic government is the consistent with the logic of political equality. उनका मानना क्या था, इनका रॉबर्ट डाल का मानना था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही कंसिस्टेंट है, यानी पॉलिटिकल इक्वालिटी को लेके बहुत ज्यादा वो क्या है, सीरियस है, स्थिर है, उस चीज को लेके बहुत श्योर है। तो ये किनका बिलीव था, रॉबर्ट दाल का बिलीव था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे, कि वो पॉलिटिकल इक्वालिटी को बहुत ही लॉजिकली, बहुत ही रीजनिंग के साथ सोचती है, और उसी के अंदर सिर्फ इस बात को समझने की कंसिस्टेंसी है, वो इस चीज को मानती है। ठीक है, यानी कि रॉबर्ट डाल का डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था। ठीक है, अब उन्होंने कुछ क्राइटेरिया मार्क्स किए हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, कुछ क्राइटेरिया उन्होंने मार्क किए हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए, कि क्या क्राइटेरिया होने जरूरी है। ठीक है, विश्वास तो था, लेकिन फिर भी उन्होंने थिंकर, एज अ थिंकर उन्होंने ये क्या बोल सकते हैं, हाईलाइट कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया कि फिर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को किन चीजों, किन क्राइटेरियाज के थ्रू पॉलिटिकल इक्वालिटी को समझने की जरूरत है। ठीक है, तो पहला है वोटिंग इक्वली, सबको वोट देने का अधिकार जो है वो समान होना चाहिए। ठीक है, इफेक्टिव पार्टिसिपेंट्स, जो भी पार्टिसिपेशन हो सरकार की, जनता की, जो भी, वो क्या होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, यानी कहते हैं ना छाप छोड़ने वाली होनी चाहिए। हम कुछ भी बोले, लेकिन हमारे बोलने के बाद लोग हमें उस बात के लिए बार बार याद करें, तो क्या होना चाहिए, हमारा जो परफॉर्मेंस होना चाहिए, हमारा जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो काफी क्या होने चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, कि हमारी बात खत्म होने के बाद भी 3-4 दिन तक तो लोगों पे उसका प्रभाव पड़ा ही रहे। ठीक है, तो उनका मानना ऐसा था। अब क्या है, इनलाइटेंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो भी अंडरस्टैंडिंग हो वो एकदम क्लियर हो, प्रबुद्ध हो, यानी कि कोई भी उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होने का स्कोप ना हो। जिस भी चीजों के बारे में हम जान रहे हैं, हमारी जानकारी जो है वो एकदम कंप्लीट होनी चाहिए। इंग्लिश में एक फ्रेज है ना, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो जो भी चीज के बारे में हम काम कर रहे हैं, उसके बारे में हमें कंप्लीटली क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्योंकि हम एवं ही बिना किसी बात को जाने, किसी टॉपिक को जाने अगर उस पर बात करने लगे तो क्या होगा, बात नहीं कर पाएंगे, या करेंगे तो हम अपनी गलत दलीलों पे, गलत पॉइंट्स पे क्या करेंगे, प्रेशर बनाएंगे सामने वाले पे, कि नहीं मैं गलत हूं तो ठीक है, तुम तो इस बात को मानो ही मानो। और सामने वाला अगर सही भी है तो भी वो क्या बोलेगा, नहीं मुझे तो ये पता है, वो गलत बोल रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन बनेगा ना। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि जिस भी चीजों पे हमें जानकारी चाहिए, तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई स्कोप नहीं चाहिए भैया, आपको क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कंट्रोलिंग द एजेंडा। हम जिस भी एजेंडा पे काम कर रहे हैं, हमारा जो भी काम है, जो भी, जिस बात पे भी फोकस करके हम काम कर रहे हैं, वो एजेंडा पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। हम किसी भी पार्टी के लिए कैंपेनिंग करने के लिए जा रहे हैं, और हमारे साथ 10 और मेंबर्स हैं, जो एक बड़ा नेता के पीछे क्या होता है, छोटे 10-15-20 नेता होते हैं ना, जो उसको फॉलो करते हैं, या उसको अपना आइडियल मानते हैं, या उसके बातों से, उसके स्पीचों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, राइट। तो और अब उसको किसी भी काम, किसी भी चीज पे, चाहे कैंपेनिंग पे या कोई और भी पार्टी का वर्क हो, तो उस पे काम करना है, उसको ये एजेंडा मिला है, राइट। और फिर क्या हो जाए कि अगर उसको अपने उसको वो काम जो है अपने 10 लोगों से कराना है, ठीक है। अब वो करवाना तो चाहता है, लेकिन उसके लोगों में ही क्या हो जाए, उसका उस पर कंट्रोल ना रहे, टीचर का ही अपने क्लासरूम के बच्चों पे कंट्रोल ना रहे, तो क्या होगा, तहस नहस हो जाएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट।
तो इसीलिए वो चाहते थे कि जो भी एजेंडा हो वो कंट्रोलिंग हो, वो अंडर में हो, ठीक है। और इंक्लूजन ऑफ ऑल द अडल्ट मेंबर्स इन कलेक्टिव डिसीजन, और जितने भी अडल्ट मेंबर्स हैं उनका जो डिसीजन होना चाहिए वो कलेक्टिवली होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी का भी लाइक कोई भी चीज पे हम घर में ही चर्चा करते हैं, मान लो, ठीक है, किसी भी बात पे बात करती है, कोई सामान ही खरीदना है, या फिर किसी को बाहर ही जाना है, कुछ भी, ठीक है। तो क्या करते हैं लोग, पेरेंट्स के पास जाते हैं, क्योंकि घर के जो बड़े हैं, मुखिया है, वो वही है, ठीक है। मान लो प्राइम मिनिस्टर वही है, हमारा देश, हमारा घर, और हमारे माँ पापा जो हैं प्राइम मिनिस्टर है, ओके। हम उनके पास जाते हैं उस चीज को लेके कि हाँ हमें ऐसा करना है, हम इसके बारे में सोच रहे हैं, और हमारे घर में और भी लोग हैं, भाई बहन हैं, चाचा चाची हैं, आंटी और भी, बुआ मासी, उनके बच्चे, हमारे कजिन्स, इतने सारे लोग हैं, ठीक है। और पार्लियामेंट बैठी है। अब बाहर जाना, अगर कुछ काम करना, कुछ खरीदना ही है, तो क्या होगा, 70% लोग खरीदने के पक्ष में होंगे, 30% नहीं होंगे, 30% पक्ष में होंगे, 70% नहीं होंगे, या 50-50 भी हो सकता है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या ये बोल सकते हैं कि सब नहीं चाहते हैं। यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव डिसीजन नहीं है। कलेक्टिव डिसीजन कब हुआ, जबकि 100% मेजोरिटी में बात चल रही है, तब हुआ, ऐसे तो नहीं हुआ। तो ऐसे क्या करना है कि हमें ये सोच के काम करना है कि जो भी बातें रखनी है वो 100% जो भी अडल्ट मेंबर्स हैं, जो युवा मेंबर्स हैं, उनके लिए वो क्या होना चाहिए, कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए, सब एकजुट रहने चाहिए, अलग तो कोई होना ही नहीं चाहिए। तो ये कुछ कैटेगरीज थे, क्राइटेरियाज थे रॉबर्ट डाल के पॉलिटिकल इक्वालिटी को लेके, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग दूसरे पॉलिटिकल थिंकर के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में क्या कहा था, ठीक है। तो इनका नाम ही थोड़ा डिफिकल्ट है, तो सबको प्रोनाउंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए केयरफुली सुनो कि नाम क्या है। तो एलिक्स डी टॉकविले, टॉक्यूविले, ठीक है, एलिक्स डी टॉक्यूविले, ठीक है। एलेक्स, वन मोर टाइम, एलेक्स डी टॉक्यूविले, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ, तो 29 जुलाई 1805 में इनका जन्म हुआ, और 16 अप्रैल 1859 में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ये थे कौन, क्योंकि इनके बारे में भी जानना जरूरी है, अभी तक तो हमने इनके बारे में पढ़ा नहीं, ही इज वेरी न्यू फॉर अस, राइट। तो ये थे कौन, ये थे, ही वॉज अ फ्रेंच एरिस्टोक्रेट, डिप्लोमेट, और पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल फिलोसोफर और हिस्टोरियन। ये कौन है, ये एक फ्रेंच एरिस्टोक्रेट है। एरिस्टोक्रेट का मतलब क्या होता है, यानी जो इलीट पीपल्स होते हैं, ठीक है, जो अभिजात वर्ग से आते हैं, यानी जो बहुत रिच, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, वी कैन से दैट, जो रॉयल फैमिली से आते हैं, ठीक है। तो ये एरिस्टोक्रेट थे, डिप्लोमेट थे, डिप्लोमेट को राजनेता या राजनयिक कह सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, राजनीतिक शास्त्र के ज्ञाता थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, एक दार्शनिक भी थे, और इतिहासकार भी थे, ठीक है। उसके बाद इनकी और कुछ खूबियां हैं, ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। ऑडिलोन बैरेट्स के गवर्नमेंट यानी शासन काल में ये मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी रह चुके हैं। इसका काल क्या था, ड्यूरेशन क्या था, टाइमलाइन क्या है, 3 जून टू 31 अक्टूबर 1849, मतलब मात्र 5 महीनों के लिए या 5.5 महीनों के लिए ये बैरेट की सरकार में मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स थे, ठीक है। ये क्या थे, बैरेट की सरकार में मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स थे। ये इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, क्योंकि पॉलिटिकल थिंकर्स जो थे बहुत ही मतलब
काफी पॉलिटिकल थिंकर्स जो है अपने आइडियोलॉजीज के लिए फेमस हैं, अपने स्क्रिप्ट्स के लिए फेमस है, थ्योरीज के लिए फेमस है। हाँ, बहुत सारे और भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जो कि गवर्नमेंट से जुड़ के उन्होंने काम किया है, लेकिन तो इसीलिए ये भी इनका एक अलग प्रोफेशन था, क्योंकि एक राजनेता भी थे, एक पॉलिटिकल थिंकर, पॉलिटिकल फिलोसोफर, इतिहासकार, हिस्टोरियन के साथ साथ। तो ये जो है ये इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये क्या थे, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स थे ऑडिलन बैरेट के शासनकाल में। और ये इन्होंने 3 जून से 31 अक्टूबर 1849 तक उनके गवर्नमेंट में काम किया था एज ए मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ठीक है। देन इनकी इंपॉर्टेंट बुक क्या है, तो डेमोक्रेसी इन अमेरिका 1835। ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस बुक है, सभी को इसके बारे में पता होगा, डेमोक्रेसी इन अमेरिका के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर बुक है और जो कि इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। अब और इसी बुक में, स्पेशली इसी बुक में इन्होंने थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में बताया है कि आखिर वो चाहते क्या थे, क्योंकि वो खुद भी एक पॉलिटिशियन थे, सरकार में रह चुके थे, सरकार के कार्रवाई को कर चुके थे, अपने जो भी जिस पोस्ट पे ये पोस्टेड थे। तो ये किस तरीके से सरकार को देखते थे, सरकार के प्रोसेस, गवर्नमेंट के प्रोसेस, मतलब वर्किंग प्रोसेस को देखते थे, किस तरीके से एनालाइज करते थे, तो ये कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड वे में इन्होंने डेमोक्रेसी इन अमेरिका में ही लिखा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एलिक्स थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो एलिक्स क्या कहते हैं, एलिक्स इन डेमोक्रेसी इन अमेरिका, एलिक्स जो है डेमोक्रेसी इन अमेरिका में ये डिस्कस करते हैं, डिस्कस दैट द डिमांड फॉर इक्वालिटी हैज बीन पॉलिटिकल इन नेचर। जो इक्वालिटी का डिमांड जो है वो पॉलिटिकल के नेचर में ही है, हमारे उसके प्रकृति में ही है। मतलब पॉलिटिकल की जहां बात आती है वहां इक्वालिटी के बारे में बात आना बिल्कुल ही निश्चित है। ठीक है, इनका मानना है, होता है ना, हर सबका अपना अपना नेचर होता है, राइट। हमको मतलब अगर हम उसके बारे में पढ़े, बात करें, तो हमें बात करें जो अब हमारे साथ नहीं है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, अगर उनसे हम बात करें, उनके उनके साथ हम घूमने फिरने जाएं, उनके साथ हम एक ही ऑक्यूपेशन में हैं, तो हम कुछ दिन के बाद ये रियलाइज एनालाइज करने लगते हैं कि हाँ, इसका नेचर कैसा होगा, कैसा होना चाहिए। तो उसी तरीके से उन्होंने गवर्नमेंट में काम किया था, साथ ही साथ वो पॉलिटिकल थिंकर भी थे। तो उन्होंने ये एनालाइज किया था कि इक्वालिटी का डिमांड वहां आना ही आना है जहां पॉलिटिकल है या पॉलिटिक्स है। ठीक है, क्योंकि ये पॉलिटिकल के नेचर में ही, प्रकृति में ही। ठीक है। वाइल द सेकेंड फेज, अगर हम इस किताब के दूसरी फेज के बारे में बात करें या दूसरी बात करें, तो इट वुड बी प्राइमरली सोशल एंड इकोनॉमिक। तो ये कंप्लीटली जो है, प्राइमरली जो है, मतलब कंप्लीटली प्राथमिक तौर पे जो है, ये सोशल और इकोनॉमिक चीजों के बारे में, मतलब में है, यानी कि सोशल और इकोनॉमिक। तो यहाँ सोशल और इकोनॉमिक कहने का मतलब क्या है, यहाँ सोशल और इकोनॉमिक कहने का मतलब है कि एलेक्स चाहते थे कि समाज में सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, सामाजिक और आर्थिक तौर पे क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। इन्होंने अमेरिका, डेमोक्रेसी इन अमेरिका में इस बात को डिस्कस किया है। ठीक है। पहले फेज में क्या बताया कि पॉलिटिकल की बात जहां ही आती है वहां ही इक्वालिटी का होना जरूरी है, वो डिमांडिंग पार्ट है। ठीक है। और दूसरे फेज में क्या बताया कि इक्वालिटी कैसी होनी चाहिए, तो सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि जो भी समानता होनी चाहिए वो आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों पे होने चाहिए। ऐसी कार्यवाही जो होनी चाहिए वो इस पैमाने पे होनी चाहिए। उनका कहना ये था, समानता की कार्यवाही जो होनी चाहिए वो इस पैमाने पे होनी चाहिए, इनका ये मानना था। ठीक है। After that, thus he had anticipated the growth of socialist theory, which chiefly concerned itself with the necessity of socio or economic equality. ठीक है। और उन्होंने लास्टली क्या किया कि वो एज ए सोशलिस्ट जो है उन्होंने अपने थ्योरी को ग्रोथ किया। ठीक है। और उनका जो मेन कंसर्न था, चीफली वो जिस बात के लिए कंसर्न थे वो क्या था, वो सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी थी, क्योंकि उन्होंने अपने बुक के सेकंड फेज में ही इस चीज को डिस्क्राइब कर दिया था कि सामाजिक समानता किस आधार पे होने चाहिए, तो सामाजिक और आर्थिक। ठीक है, यानी लोगों की समानता किस आधार पे होनी चाहिए, तो सामाजिक और आर्थिक।
तो इसीलिए उन्होंने एज ए सोशलिस्ट थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी को उन्होंने सोशलिस्ट थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया, और सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, इस बात को उन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया। ठीक है, तो हम लोगों ने जान लिया कि लीगल इक्वालिटी क्या होती है, पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होती है। पॉलिटिकल इक्वालिटी में रॉबर्ट डाल और एलिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट थिंकर है, तो उनकी क्या थ्योरीज थी हमने जान ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या थी वो, और आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18। ठीक है, उसमें इक्वालिटी के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन बातों को मेंशन किया गया है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अब टाइम है, लास्ट वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था विच रिलीजन इज मोस्टली फॉलोड इन दी वर्ल्ड, कौन सा रिलीजन जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस है यहाँ पे, जुडिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म। ठीक है, तो आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है हमारा, करेक्ट आंसर है हमारा सी। क्या आंसर है हमारा, सी। सी, क्रिश्चियनिटी। सबसे ज्यादा दुनिया में क्रिश्चियनिटी रिलीजन को, क्रिश्चियन धर्म को माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी जो है नंबर 1 पोजीशन पे है। ठीक है, क्रिश्चियनिटी जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे है। ठीक है, इस्लाम जो है वो दूसरी पोजीशन पे है, और हिंदुइज्म जो है तीसरी पोजीशन पे है। ठीक है, क्रिश्चियनिटी सबसे अधिक माने जाने वाला क्या है, सबसे अधिक माने जाने वाला धर्म है। इस्लाम जो है वो दूसरे पोजीशन पे है, दुनिया में सबसे ज्यादा दूसरे स्थान पे इस्लाम को माना जाता है, और हिंदुइज्म जो है वो तीसरे स्थान पे है। ठीक है, और आज के वीडियो में मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि इंडिया में कितने ही राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, और कितने क्षेत्रीय रीजनल कितने हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारी रीजनल पार्टीज हैं, तो कौन कौन सी पार्टीज है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।